ओके, सो हम लोग ने यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड. एवरीबडी नाउ हम लोग यूनिट 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, विच इज़ आपका यूनिट 2 एंड 3 इज़ बेस्ड ऑन द इंटायर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लिया. कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जब भी ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 और मोर पार्टीज होती हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग कैसे पढ़ा जाता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट कंसिडरेशन. Right, we talked about the transaction agreement, proposal. Right, proposal becomes an agreement, enforceable by law becomes a contract. Yes or no? और जब वो contract बढ़ जाता है तो what are the essentials to an contract? ठीक है, क्या क्या essentials है और कौन कौन सी parties है जो capable है contract करने के लिए. ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में माइनर्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर आप 18 साल से कम हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकते. राइट, और इफ यू आर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड देन यू कैन नॉट और यू आर नॉट कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट. राइट, एंड देन अदर एसेंशियल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज 1 फ्री कंसेंट. दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अगर वो किसी टॉर्चर से, किसी कोअर्जन से, किसी मिस्टेक से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, हम लोग ने 5 टाइप्स पढ़े थे, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड. अगर इन 5 केसेस से कोई भी 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड या वॉइडेबल. वॉइडेबल. ठीक है, इट विल बी वॉइडेबल एट द हैंड्स ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. ठीक है, जिसके साथ गलत हुआ है अब उस पर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहे या ना आना चाहे. ठीक है, नाउ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरी तरफ से फिनिश्ड है. अगर आपके कोई डाउट्स है यू कैन कम अप विद योर डाउट्स. वी आर स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013. देखिए, जब हम कॉरपोरेट लॉ की बात करते हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी प्राइमरी एसेंशियल एक्ट एज फार एज बॉडी कॉरपोरेट्स एंड कंपनीज आर कंसर्न्ड. सबसे पहले इनैक्ट हुआ था व्हेन इन 19, जिसको कहा जाता था कंपनीज एक्ट ऑफ 1956. ठीक है, ऑल्दो किसी भी एक्ट में देर आर रेगुलर अमेंडमेंट्स. ठीक है, अमेंडमेंट्स यानी हर एक्ट एवरी 6 months 1 year कुछ कुछ चेंजेस लेकर आती है गवर्नमेंट. राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दीज अमेंडमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन एक्ट. ठीक है, लेकिन 2013 क्यों? क्योंकि 2013 के अंदर देयर हैव बीन मल्टीट्यूड ऑफ अमेंडमेंट्स विद इन द कंपनी लॉ एंड इट बिकेम कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. ठीक है, और तब से फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स वी हैव बीन फॉलोइंग कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. ठीक है, नाउ जब भी हम एक्ट की बात करते हैं, अगर आप बेयर लॉ पढ़ो, इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अंदर देर आर समथिंग कॉल्ड एज स्केड्यूल्स. देन देर आर सेक्शंस, then there are chapters, and then there are parts. इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंपनीज एक्ट जो इनैक्ट हुआ, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी. ऑफ कोर्स द इंडस्ट्रियल पॉलिसी टॉक्ड अबाउट इट, बट कंपनीज एक्ट जो फॉर्म हुआ वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड नहीं था. ठीक है, अभी हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनीज, फीचर्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि क्यों एक कंपनी एक बेटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स.
फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप, ठीक है। तो कोई भी एक्ट, कोई भी बेयर लॉ जब आप उठाते हैं तो आपको उसके अंदर यू विल फाइंड देयर आर पार्ट्स, ठीक है, देयर आर चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है। उसके अंदर देयर आर सेक्शंस, ठीक है, सेक्शंस के अंदर देयर आर क्लॉजेस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से कि सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस हैं, राइट, and if I say 2 bracket 1, it is read as 2 clause 1, right? अगर मैं लिखूँ 2 bracket 1 bracket A, it is read as 2 clause 1 sub clause A, ठीक है। So this is how you read the act, ठीक है। तो sections, subsections and clauses and sub clauses, ठीक है। Then there are parts and then there are schedules at the end of the act, right? Schedule A, Schedule B, Schedule C, जहाँ पे सारे annexures के अंदर आपकी बाकी डिटेल्स आती है, ठीक है। So this is an introduction of the entire बेयर लॉ अगर आप कंपनी लॉ के अंदर जाते हैं तो। अब इसके अंदर भी हम कुछ सिलेक्टिव सेक्शंस, सिलेक्टिव पार्ट्स ऑफ द लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। वी स्टार्ट विद कंपनी। व्हाट इज अ कंपनी? अब कंपनी को जब हम डिफाइन करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 को सिंपली डिफाइन करता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 इज अ कंपनी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC लिमिटेड, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इफ इट इज़ अ कंपनी और नॉट अ कंपनी? तो हर एक कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं, एक कंपनी फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, राइट। सबसे पहला फीचर क्या है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताओ। अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मतलब है इसका? सेपरेट लीगल एंटिटी से हमारा क्या मतलब है? ओके, कंपनी की आइडेंटिटी और ओनर की आइडेंटिटी अलग है। एग्जैक्टली, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द आइडेंटिटीज ऑफ द ओनर एंड द कंपनी, जो कि अगर आप सपोज आज आप एक शॉप ओपन कर लो, राइट, एंड यू स्टार्ट सेलिंग योर गुड्स, ठीक है। अब आपने अपने गुड्स सेल करे, ठीक है, आपने अपने गुड्स सेल करने के लिए आपने एक लोन लिया 10,000 रुपए का फ्रॉम अ पर्सन सी, ठीक है। कुछ टाइम बाद देयर इज अ पैंडेमिक, कोविड आता है, आपके गुड्स सेल नहीं होते, ठीक है, आप बैंकरप्ट हो जाते हो, ठीक है। नाउ दिस सी कम्स टू यू और आपको बोलता है कि मेरे 10,000 रुपये मुझे चाहिए कैसे भी, ठीक है। अब आप बोलते हो मेरे बिजनेस में तो पैसा ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी टर्नओवर राइट नाउ, मेरे सेल्स नहीं हो रही है, हाउ डू आई गिव यू मनी? तो वो आपको बोलता है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी तो है, आप एक घर में रह रहे हो ना, राइट, यू हैव एन एसेट, राइट, यू हैव अ कार विद यू, आप सेल करो और मुझे दो। तो मैं बोलती हूँ कि ये मेरा बिजनेस और ये मेरी कार तो अलग अलग चीज़ें, राइट, बट दिस पर्सन सी गोज टू द कोर्ट एंड सेज कि मेरे 10,000 रुपये इसके साथ पेंडिंग है, ही ऑफ कोर्स हिज बिजनेस इज नॉट रनिंग, ही इज गोइंग बैंकरप्ट, बट इसके एसेट्स अभी भी इसके पास है, सो ही इज लायबल to sell those assets and make the payment to me. What would the court say? कोर्ट क्या कहेगा?
कोर्ट कहेगा कि क्या आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, राइट? क्या आप और आपकी शॉप एक सेपरेट एंटिटी हैं? क्या आप एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हैं या आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं? अगर आपने रजिस्ट्रेशन विद इन द कंपनीज एक्ट 2013 कराया होता, आपके पास एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता, तो मैं मानता कि आपके एसेट्स, आप एज अ पर्सन एंड योर शॉप आर सेपरेट लीगल एंटिटीज. Then you will not be liable to pay from your personal assets. बट बिकॉज आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, बिकॉज यू वर रनिंग द बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर, दैट मीन्स आप अपने पर्सनल एसेट्स को बेचने के लिए लाइबल हैं टू पे योर क्रेडिटर. एंड इफ यू डू नॉट डू इट, योर क्रेडिटर कैन स्यू यू, आपको स्यू कर सकता है. Because A and the shop, the person and the shop are the same entities. ठीक है, इसलिए कहा गया. अब अगेन द बेनिफिट ऑफ कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कल को आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट, व्हाट इज द बेनिफिट टू यू? दैट योर लायबिलिटी will be limited to the, you know, your assets in the business only, not your personal assets. ठीक है, that is why we say company has a separate legal entity. And company is, आप एक कंपनी को एक लीगल एंटिटी दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन की तरह एक्ट कर सकती है. ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी अ नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, बट एक आर्टिफिशियल पर्सन जो इन द आईज ऑफ द लॉ इज अ पर्सन, इट कैन acquire assets in its name, it can sell off properties in its name, right? It can sue and be sued by the others. ठीक है, तो उसकी आईज ऑफ लॉ में एक एंटिटी है, एक रिकॉग्निशन है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस एक कंपनी है और रिलायंस का देयर इज दिस सूट दैट इज गोइंग ऑन, तो वो रिलायंस लिमिटेड के नाम पे होगा, ना कि अंबानी के नाम पे. ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी. In the eyes of law, a company is a person, and person may be, a company is an artificial person and not a natural person, obviously. तो इसका दूसरा फीचर क्या हो गया? A company is a artificial person. ठीक है. The third feature which somebody pointed out abhi was perpetual succession. Perpetual succession. People may come and go. The company will go on till the time it is liquidated. राइट, आपके पास डायरेक्टर्स आएंगे, डायरेक्टर्स जाएंगे, टॉप मैनेजरल पर्सोनल आएंगे, जाएंगे, शेयर होल्डर्स, आज मेरे पास रिलायंस का शेयर है, कल मैं आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, या मैं कल मैं आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ. तो शेयर होल्डर का क्या मतलब है? मैं आज ओनर हूँ, कल आप ओनर होगे. इससे कंपनी की रनिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? रिलायंस को कोई फ़र्क पड़ रहा है कि मैं ओनर हूँ, आप ओनर है, आप ओनर हो? Even if Ambani sells off his share tomorrow, the company will still go on unless and until it is liquidated. ठीक है, that means perpetual. Perpetual यानी always running. Perpetual succession यानी क्या?
आगे आगे कौन आ रहा है, राइट, हु आफ्टर मी, हु आफ्टर मी. तो अ कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर irrespective of the ownership till the time it is liquidated. That is perpetual succession. ठीक है, अगर आज मेरी एक शॉप है और मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ एंड मेरी डेथ हो जाती है, तो अगर तो इनफॉर्मली अगर मेरा कोई हायर नहीं है तो द शॉप विल क्लोज, right? As a sole proprietor, I cannot ensure perpetual succession. But if I am a company, if I am a single person, अभी हम पढ़ेंगे one person company, तो I will have a nominee who will run the company after me, right? That is perpetual succession, right? और चौथा बहुत important feature is the type of liability, limited liability. जिस कॉन्सेप्ट पे हमारा पार्टनरशिप डेवलप हुआ इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी? नाम से पढ़ो, लायबिलिटी लिमिटेड है किसकी? ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओनर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? द शेयर होल्डर्स. यानी अगर आज मेरा a company like suppose बजाज, ओके, बजाज में मेरा एक शेयर है, ठीक है, मेरे शेयर हैं 100 शेयर मैंने खरीदे हुए हैं 10 रुपए के, ठीक है. अब 1000 रुपए के शेयर मैंने विच इज ऑन द फेस वैल्यू मैंने खरीदे हुए, ठीक है. आज बजाज लिक्विडेट हो जाती है, ठीक है. अब मैंने, उसने मुझसे 8 कॉल अप किया हुआ था शेयर पे, 10 रुपए का शेयर है, आज तक 8 कॉल्ड अप है, राइट. अगर मैंने कहा 8 कॉल्ड अप है इनटू 100 शेयर्स, तो मैंने अभी तक कितने दे रखे हैं? 800 रुपीज. नहीं, आफ्टर क्लास आई. अगेन सुनिए, बजाज एक कंपनी है, ठीक है. आई हैव बॉट 100 शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज ईच, ठीक है. अब मेरे पे कॉल्ड अप है 8, 2 रुपये बच रहे हैं अभी, ठीक है. तो मैंने कितना पे कर दिया ऑलरेडी? 800, ठीक है. अब आज क्या है कि बजाज के ओनर्स ने कहा कि वी आर इन अ लॉट ऑफ डेट एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, एंड बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, आप हमारे क्रेडिटर्स को जितना पैसा चाहिए, जितना हम ओ कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल एसेट्स में से उठा के दीजिए, बिकॉज आप ओनर है कंपनी के, ठीक है. बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू ओ अस थ्रू योर पर्सनल एसेट्स. राइट और रॉन्ग एवरीबडी? Will you do it or will you not? No. Why? One, company is a separate legal entity. And second, आप कितने के लिए लाइबल हैं? जो आपके एक्स्ट्रा 2 रुपये बच रहे हैं 100 शेयर्स पे. यानी आप कंपनी को कहेंगे कि मैं 200 से ज़्यादा 1 पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कितनी थी? सिर्फ 10 रुपये ऑन 100 शेयर्स. इसमें से मैं 8 रुपये दे चुका हूँ, मेरे 2 रुपये बच रहे थे. ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझसे 200 रुपये लेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम लाइबल फॉर. दिस इज़ वाई माई लाइबिलिटी इन योर कंपनी इज लिमिटेड, इवन दो आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम द शेयर होल्डर, राइट. So the liability of a shareholder in the company is limited to the amount paid up on the share. इसका ये मतलब है, यानी अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर मैंने खरीदा, तो मैं उस 10 रुपये के लिए ही लायबल हूँ. उससे ज़्यादा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आप मुझसे नहीं मांग सकते.
ठीक है, इसके अंदर भी कंपनी इसके टाइप में भी ऑल्दो लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो देन देयर आर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज ऑल्सो विच विल स्टडी, एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी भी कंपनीज होती हैं, ठीक है। लेकिन द कोर फीचर इज कि आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी, और लिमिटेड लाइबिलिटी कब पिक्चर में आती है, जब आपका वाइंडिंग अप प्रोसेस चल रहा होता है, उससे पहले आपसे कोई नहीं मांगेगा, यू नो, जब आपका कॉल अप होगा तो अलग बात है, उससे पहले आपसे कोई नहीं मांगेगा। अगर वाइंडिंग अप चल भी रहा है तो भी, इवन इफ ही इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, even if he is holding more than 50-60% of the shares of the company, उसकी liability उतने के लिए ही होगी जितना उसका paid up capital है, not called up। उसको देखो, कॉल अप तो 2 रुपया है अभी, कॉल अप तो हम अमाउंट्स करते, टोटल पेड अप कैपिटल इज ₹10, ठीक है। इवन इफ व्हेन किंगफिशर वाज वाइंडिंग अप, ठीक है, तो हम माल्या से उसके पर्सनल एसेट्स नहीं ले सकते। वाई? हमारा चार्ज है उसके द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी दैट ही हैज इन द कंपनी, सिर्फ उसके ऊपर, ठीक है। एंड सेकेंडली, बिकॉज हमारी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, किंगफिशर इज नॉट द सेम एज विजय माल्या। Understood? So these are the core features of any company. तो अगर आप एक business start करते हो, or if you think of starting up a business, then why is company a preferable form of an organization? Because the company, your company will have a separate entity in the eyes of law. अगर कोई आपकी कंपनी को सू कर रहा है और कोई आपको सू कर रहा है, ये दो अलग बातें हैं, right? It is an artificial person, perpetual succession and a limited liability. एक फीचर इसका हुआ करता था 2015 से पहले, which was common seal. पर अभी ये एक ऑप्शनल फीचर है। A company might have a common seal or might not have a common seal. ठीक है, अगर कॉमन सील नहीं है तो क्या करेंगे? कॉमन सील क्या होती है? कंपनी का ठप्पा। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी के बिहाफ से जा रहा है उसके ऊपर कंपनी का ठप्पा होना चाहिए, दैट इज कॉमन सील, राइट? इफ इट इज नॉट देयर, देन व्हाट विल यू डू? द साइन ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी। तो दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन सील। लिख लीजिए, फीचर्स लिख लिए। सेपरेट लीगल एंटिटी में केस लिखिए, केस लिखिए, केस। लिखो मैकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखो ये केस क्या कहता है, ये मैकौरा एक इंडिविजुअल है, इसने एक कंपनी खोली, ही ओपनड अप अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल इसने ए लिमिटेड खोली, ठीक है, ही ओपनड अप अ कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, एंड ही गेव द शेयर्स, 80% शेयर कैपिटल इसके पास था और बाकी इसके फैमिली मेंबर्स के पास।
यानी कुछ शेयर कैपिटल इसने अपने पास रख लिया, मैक्सिमम अमाउंट, बाकी ही गेव इट टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. ठीक है, यानी indirectly he had 100% ownership of the company. Yes or no? Now he also took secured debentures of the company. He also took secured debentures. Secured debentures यानी कंपनी ने इसको secured लोन दिया. सॉरी, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, इसने कंपनी को एक सिक्योर्ड लोन दिया, राइट. ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड ही कैन बी द क्रेडिटर. व्हाई? बिकॉज कंपनी एंड मेकाउरा आर सेपरेट इंडिविजुअल्स. yes, so he can also take or give loans to the company. Yes, now what happened? Due to certain circumstances this company had to wind up. ठीक है, अब इसके वाइंडिंग अप प्रोसेस में इस कंपनी ने कुछ अनसिक्योर्ड डेट भी दे रखी थी. सपोज इसने दे रखी थी अनसिक्योर्ड डेट टू समवन नोन एज एक्स लिमिटेड. तो अब ये एक्स लिमिटेड आया और उसने बोला कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए. तो ये मेकाउरा बोलता है कि सबसे पहले तो मेरी सिक्योर्ड डेट है इस कंपनी के अंदर, ऑल्दो ही हैज 100% शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, राइट. इट इज हिज ओन कंपनी, बट ही सेज दैट द कंपनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट में प्रेफरेंस किसको दी जाती है? सिक्योर्ड डेट को, राइट. सो ही सेड कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स पहले मेरे हैं, तो कंपनी इज लाइबल टू पे टू मी फर्स्ट एंड देन यू, right. And then this X Limited, who was unsecured creditor, went to the court and said that he holds 100% ownership of the company, right. So assets of the company should be utilized to pay X Limited first and not Mecaura. What court said? Mecaura and the company are separate entities. Being a separate entity, Mecaura is a secured creditor of the company, right. And secured creditor should get a preference in payment of debts from the assets of the company at the time of liquidation as compared to the unsecured creditors. Yes or no? So Mecaura is right in claiming his debt amount from the assets of the company. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है ऑफ समथिंग नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी. क्लियर एवरीबडी? सेपरेट लीगल एंटिटी में एक केस लिखो, यही मेकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. Mecaura was the owner of nearly all the shares of a timber company. Mecaura was the owner of nearly all the shares of a timber company. He was also a secured creditor of the company. He was also a secured creditor of the company. Due to certain circumstances, the company had to go into liquidation. Due to certain circumstances, the company had to go into liquidation. The unsecured creditors claimed a compensation from the assets of the company. However, it was held that claimed a compensation from the assets of the company. However, it was held that because the person and the company were separate legal entities. However, it was held that because the person and the company were separate legal entities,
The claim to assets first, the claims to asset was first applicable to the secured creditor, which in this case was the owner of the company, was to the secured creditor, which was in this case was the owner of the company. Now, the concept that we have just studied, separate legal entity का concept, it can be misused in many ways. सोचो, अगर कंपनी मुझसे बिल्कुल अलग है, राइट, मैंने कंपनी को एक शील्ड बना दिया अपने आगे और उसके पीछे से मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, एंड देन द सूट इज बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी, आई एम नॉट लायबल. Yes or no? अगर यही लिख दिया लॉ ने कि आप और कंपनी सेपरेट एंटिटीज हो, तो आप कंपनी के थ्रू कुछ भी करो, कंपनी बनाओ, इनकॉर्पोरेट करो, कितना पैसा लगता है, 2 मेंबर्स 1% कंपनी बनाओ, या पब्लिक कंपनी बनानी है 7 मेंबर्स मिनिमम है, प्राइवेट बनानी है 2 मेंबर्स मिनिमम है, आप बनाओ अपनी कंपनी और फिर कुछ भी काम करो इसके थ्रू. जो भी आप फ्रॉड करोगे, पकड़े जाओगे तो कंपनी लायबल होगी, कंपनी के एसेट्स में से दे देना. राइट, ऐसे तो कितने लोग कंपनी बना ले, हाँ, और कुछ भी काम करते नहीं. तो लॉ मेकर्स इतने दे आर नॉट सो अनअवेयर ऑफ व्हाट कैन बी डन. कुछ तो और प्रोविजंस होंगे जो उन्होंने रखे होंगे, सो दैट द लॉ इज नॉट मिसयूज्ड, राइट. और वो प्रोविजंस आते हैं, देखो, दिस इज नोन एज अ कॉर्पोरेट वेल. कॉर्पोरेट वेल क्या है? वेल क्या होता है इंग्लिश में? अ कर्टन, पर्दा. यानी कंपनी के पीछे आप छुपे हुए हो, राइट, एज द ओनर ऑफ द कंपनी. आप कंपनी, देयर इज अ वेल दैट इज कवरिंग यू, बट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस which can lead to the lifting up of the corporate veil, right. यानी अगर आप कुछ बहुत मिसयूज करते हुए पाए गए तो ऐसा नहीं है, ये मत समझो कि आप कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी के प्रोविजंस में आप हमें पागल बना दोगे. वी कैन लिफ्ट योर, वेरी वेल लिफ्ट योर कॉर्पोरेट वेल एंड सी थ्रू यू व्हाट यू आर डूइंग एज द ओनर ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो कॉर्पोरेट वेल कम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. हाउएवर दिस वेल कैन बी लिफ्टेड इन सर्टेन केसेस which are again mentioned in the Companies Act of 2013, where we see this provision is being manipulated or misused. ठीक है. सबसे पहला केस ऑफ लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल इज, लिखिए, to determine the character of the company, to determine the character of the company, that is to find out whether the co-enemy or whether the company is a co-enemy or a friend. That is to find out whether the company is a co-enemy or friend. The company is a co-enemy or a friend.
Everybody knows Russia-Ukraine war going on? Yes? दो कंपनीज हैं, एवरीबडी लुक फॉर हियर, आर लिमिटेड जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आर फ्रॉम रशिया, ठीक है. देयर इज अ कंपनी यू लिमिटेड जहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है यूक्रेन से. अब एनी कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट इन इंडिया, मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलियन एनिमी इज कंसिडर्ड एज वॉइड. एलियन एनिमी यानी अगर हमारी कंट्री ने, इफ वी आर एट वॉर विद अ कंट्री, सपोज पाकिस्तान के साथ, राइट, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पाकिस्तानी कंपनी के साथ करती हूँ तो वो वॉइड अब इनिशियो होगा, राइट. आई कैन नॉट एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोर्ट बिकॉज आई कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलियन एनिमी. ठीक है. ऐसे ही सपोज अगर रशिया और यूक्रेन है, यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स रशिया के हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स यूक्रेन के हैं, ठीक है, एंड दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, यस, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड, राइट. क्यों? अब फिर हम बोलेंगे कंपनीज आर सेपरेट एंटिटीज, राइट. हाउएवर द पीपल बिहाइंड द कंपनीज, द कंट्रीज दे बिलोंग टू आर एलियन एनिमीज, राइट. नाउ व्हाट वी विल सी इज who is running the company, which is the country that these people belong to. If they belong to countries who are alien enemies at a particular point in time, then their contracts will be considered as void. इनके बीच में कोई बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लिफ्टिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेट वाइल, वेयर विन वी सी कि हु आर द एक्चुअल पीपल who are behind the curtains running the company, right. If they belong, are they our enemy or are they our friends, right. अगर इंडिया पाकिस्तान का सपोज वॉर चल रहा है तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आर दे फ्रॉम पाकिस्तान? इफ यस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाएंगे, ठीक है. लिखिए इसके एक्सप्लेनेशन में, एक केस भी लिख लीजिए, डेमलर कंपनी लिमिटेड, डेमलर कंपनी लिमिटेड, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर. अगर आप अपने आंसर्स में सिर्फ केस का नाम भी कोट करते हो, दैट ऑल्सो इज अ गुड प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर. प्लीज़ मेक श्योर, मैं कुछ कुछ केसेस लिखवा रही हूँ, लेकिन जो लिखवा रही हूँ उनका नाम प्लीज़ कोट करिए अपने आंसर्स में. ऑल्दो यू डोंट नीड टू राइट डाउन द डेफिनेशंस और एंटायर फैक्ट्स ऑफ द केस, यू डोंट नीड टू डू दैट, बट कोट द नेम्स, ठीक है. डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी. लिखो, इट इज ट्रू दैट अनलाइक लिखो, इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन, it is true that unlike a natural person, a company does not have a mind or conscience. It is true that unlike a natural person, a company does not have a mind or a conscience. Therefore, it cannot be a friend or an enemy. Therefore, it cannot be a friend or an enemy.
It may, however, be characterized as enemy company by lifting the corporate veil. It may, however, be characterized as an enemy company by lifting the corporate veil if the affairs of the company are under the control of. By lifting the corporate veil, if the affairs of the company are under the control of people of the enemy country. People of the enemy country. क्लियर एवरीबडी? बात समझ आ रही है कि अगर दो कंपनीज हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वी कैन नॉट से कि वो हमारा दोस्त है या हमारा एनिमी है, बट इसके लिए टू नो द फैक्ट्स ऑफ द केस व्हाट वील डू इज वी लिफ्ट अप द कॉर्पोरेट वेल एंड सी हु इज कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. इफ दे आर द पीपल ऑफ द एनिमी कंट्री देन ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डील विद देम, वी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम. ठीक है. अब आप अगेन व्हेन यूर राइटिंग, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब आप आंसर्स लिखोगे दैट आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस एज फार एज लॉ इज कंसर्न्ड. डोंट कोट एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी कहा कि इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन. नो, यू आर नॉट राइटिंग दिस इन लॉ पेपर्स. ठीक है. दैट इज वाई आई एम गिविंग यू द ड्राफ्टिंग ऑफ आंसर्स. ये जो मैंने लिखवाया आप ऐसे आंसर्स लिखोगे. Right? You go by drafting or writing answers that are written within the bare law. ठीक है. Not quoting anything from your side कि जो आप बाकी पेपर्स में करते हो कि अपने खुद के एग्जाम्पल्स निकालते हो, कोई लॉ में नहीं पड़ेगा और पड़ेगा भी अगर गलत निकलेंगे तो काट दिया जाएगा. ठीक है. आप अपने एग्जाम्पल्स यहाँ पर और अपना जो भी आप तुक्के लगाते हो वो यहाँ नहीं लगा सकते. यू हैव टू गो थ्रू द रीडिंग एंड राइट द आंसर. प्लीज मेक श्योर. लॉ के पेपर में नहीं चलेगा. ठीक है. सेकेंड, हाँ, एनिमी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या डील नहीं कर सकते. नहीं, इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से नहीं कर सकते. तो इंडियन कंपनी पेप्सी है पर पाकिस्तान में तो कॉन्ट्रैक्ट करती है. इंडिया की कंपनी, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में व्हेन देयर वाज अ वॉर, has India declared Pakistan as an alien enemy right now? Yes. It is an alien enemy under the, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब ट्रेड स्टॉप हो गया था, जब देयर वॉज अ पीरियड व्हेन वॉर वॉज गोइंग ऑन, देन इट वॉज एन एलियन एनिमी. एलियन एनिमी क्या होता है? एट एक्सट्रीम सिचुएशंस व्हेन अ वॉर इज गोइंग ऑन, देन यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी. नॉर्मल डेज में इट इज नॉट. नोबडी इज एन एलियन एनिमी ऑफ इंडिया राइट नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट एलियन एनिमीज. ठीक है. अगेन टर्म्स ऑफ लॉ. ठीक है. जब इंडिया अपने से डिक्लेयर करे दिस इज एन एलियन एनिमी एंड यू आर नॉट allowed to enter into contracts with any person with this country, that is the time you call someone an alien enemy. ठीक है. and that happens in extreme situations. ठीक है. now secondly, और एक केस हो सकता है. देखिए, जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, When I say suppose as an example, मैं स्लैब रेट सारे नहीं बता रही हूँ, वो अलग है. एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल ले रही हूँ कि 1 लाख तक आपका लगता है 10% टैक्स. दिस इज़ नॉट द रियल थिंग. ठीक है. सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए ले रही हूँ. 1 लाख तक 10% टैक्स लगता है, उसके बाद आपका 20% टैक्स लगता है. ठीक है. अब सपोज मैंने कहा कि एक कंपनी की 45 लाख का नेट प्रॉफिट है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है. ठीक है. कितना टैक्स बनेगा इसका? 45 लाख का 20%. जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगेन, वो स्लैब रेट्स अलग अलग लगते हैं, पर मैंने कहा 1 लाख तक 10% करते हैं और उसके बाद 20%. एनी इनकम ओवर दैट 20%. ठीक है. नाउ व्हाट डू आई डू इज, मैं ओनर ऑफ अ कंपनी हूँ, मैंने 3 और कंपनीज
खोल दी, ठीक है। मैंने कहा एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक कंपनी है सी लिमिटेड, मैं इसकी शेयर होल्डर हूँ, ये मेरी सब्सिडरी कंपनीज है। मैंने दिखा दिया ये कोई बिजनेस करती है, कंपनीज, राइट। मैंने कहा मैंने इसको, क्योंकि मेरी सब्सिडरीज है, मैंने इनको 10-10 लाख का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और मैंने डिविडेंड ले लिया, कितना बचा, 15 लाख का। चलेगा, समझ आया? मैंने क्या किया, मैंने 3 कंपनीज खोली, मैंने दिखा दिया ये कोई बिजनेस करते हैं, मेरे सब्सिडरीज है, मेरे सब्सिडरीज है, तो मैंने इनकम की फॉर्म में इनको ट्रांसफ़र कर दिया 10-10 लाख रुपए, और 15 लाख का मैंने डिविडेंड ले लिया, ठीक है। अब इनकी इनकम 10 लाख है, राइट। इनका टैक्स कितना लगेगा, इसका 1 लाख 10% के हिसाब से, इसका 1 लाख, 1 लाख, इसका बताओ ज़रा 3 लाख, कितना टैक्स बनना कितना चाहिए था? बात समझ आ रही है? यानी सिर्फ टैक्स के सेविंग के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने 3 डोरमेंट कंपनीज खोली, शेल कंपनीज खोली, ठीक है। मैंने अपनी इनकम ट्रांसफ़र कर दी, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू सेव द रेवेन्यूज दैट आर अक्रूड टू द गवर्नमेंट। यस, आई एम ट्राइंग टैक्स इवेजन, मैं टैक्स को इवेड करने की कोशिश कर रही हूँ बाय फाइंडिंग आउट द लूप होल्स अंडर द एक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है नाउ अगर ये केस कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट तो कह सकता है सब्सिडरी कंपनीज खोल ली, राइट, द इनकम इज अर्न्ड बाय दो सब्सिडरी कंपनीज, और डिविडेंड ले लिया मैंने एज अ शेयर होल्डर। बट द कोर्ट वुड सी, if it sees the facts of the case, the court can lift up the corporate veil और देख सकता है कि अंदर चल क्या रहा है, राइट। ये तो कुछ और केस चल रहा है, राइट। ये तो इसका इंटेंशन इज टू इवेड द टैक्सेस, राइट। दीज आर द सिचुएशंस इन विच वी हैव टू सी who is behind the affairs of the company and not only artificial companies dealing with each other, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, to protect revenue and tax, to protect revenue and tax, again you are not going to quote this example, only for class purposes. देखो, in certain matters concerning the law of taxes, in certain matters concerning the law of taxes, duties and stamps, particularly duties and stamps a corporate veil can be lifted to see the actual affairs. A corporate veil can be lifted to see the actual affairs running in the company. Actual affairs running in the company. Where corporate entity is used to evade or circumvent the taxes. Where corporate entity is used to evade or circumvent the taxes. The court can disregard the corporate entity. The court can disregard the corporate entity.
The court can disregard the corporate entity. जग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज द केस. सिर्फ कोट कर देना ये वाला. अगेन थर्ड एग्जाम्पल, लुक ओवर हियर. क्या हुआ? हैवी हो रहा है, ब्रेक चाहिए? चलेगा? बोलूँ आगे? देखिए, मेरी एक कंपनी है. हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग नोन एज वर्कमैन बोनसेस? बोनस मिलता है, राइट? मैंने कहा मैं अपने नेट प्रॉफिट पे, मेरा नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपया और मैं उसके हिसाब से 10% बोनस देती हूँ अपने वर्कमैन को, राइट? दीज वर्कमैन आर वर्किंग इन माई फैक्ट्रीज अकॉर्डिंग टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट. आई पे देम बोनसेस अकॉर्डिंग टू 10% ऑफ माई प्रॉफिटिंग. ठीक है. नाउ अगेन व्हाट आई कैन डू इज सिमिलर. 5 लाख में से मैं 3 लाख अपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती हूँ, राइट? सेइंग व्हाट? फॉर बिजनेस पर्पसेस आई एम ट्रांसफरिंग द मनी टू माई सब्सिडरी कंपनी, और द सब्सिडरी सेल्स इट्स गुड्स टू मी एंड आई गिव इट 3 लाख रुपीज़. आई शो इट एज माई एक्सपेंडिचर, राइट? मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख. मेरा वर्कमैन बोनस जो 50,000 होना चाहिए था वो अब है 20,000, राइट? So if someone comes or recognizes the fact about what it is happening and he or she goes to the court, what will the court say? The court would say that okay, we need to go into the detail of the corporate affairs happening in the company, because it was the legal obligation of the company to pay to its workmen, and what it is trying to do is to avoid that legal obligation. जैसे वो टैक्सेस इवेड करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वो लीगल ऑब्लिगेशन को अब अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, right? And that is what is not allowed. And this is the third case wherein the court can actually lift the corporate veil and see who is behind the affairs of the company. Clear? ठीक है, लिखिए. To avoid a legal obligation, to avoid a legal obligation, where it was found that the sole purpose for the formation of the company, where it was found that the sole purpose for the formation of the company obligation, where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to reduce the amount to be paid by the way of bonus to the workers, was to reduce the amount to be paid by the way of bonus to the workers. The Supreme Court upheld the piercing of the corporate veil. The Supreme Court upheld the piercing of the corporate veil to look at the real transaction. To look at the real transaction. लिखो the workmen employed in, केस का नाम है workmen employed in Associated Rubber Industries Limited.
वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर. The Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar. अच्छा, सो सपोज करो ABC लिमिटेड एक कंपनी है, ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, इसके अपने व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है. हुएवर वांट टू रेंट आउट द व्हीकल्स और यूज़ द व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग, वो इनको पे करते हैं. एंड ऐसे इनका ट्रांसपोर्ट कंपनी का बिजनेस है ABC लिमिटेड का, ठीक है. अब इस कंपनी ने ड्यू टू सर्टेन फ्रॉड इट डिड विद इट्स कस्टमर्स, दिस कंपनी इनको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशू करना कोर्ट ने बंद कर दिया फॉर 2 years. 2 साल के लिए ABC लिमिटेड को कोर्ट ने इट रिफ्यूज्ड टू गिव एनी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बिकॉज ऑफ सर्टेन फ्रॉड केस दैट इट डिड विद इट्स कस्टमर्स और द क्लाइंट्स, ठीक है. अब ABC लिमिटेड ने क्या किया, इट फॉर्म्ड अ सब्सिडरी DEF लिमिटेड. इसमें इसने 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल ले ली, ठीक है. और DEF लिमिटेड ने फिर क्या किया, ये गया लाइसेंस लेने फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है. एंड इट वॉज यूजिंग द व्हीकल्स ऑफ ABC लिमिटेड विच वॉज इट्स होल्डिंग कंपनी. Now both ABC Limited and DEF Limited are separate legal entities. कोर्ट ने ABC Limited को रोका था, right? However, DEF Limited को कहीं पर भी रोका नहीं हुआ. It has all the it can obtain the licenses. Yes or no? But if someone goes to the court and says that ABC Limited, which was a fraudulent company, which defrauded its clients, which was declared by the court to not being issuing any licenses till 2 years, is acting through its subsidiary DEF Limited. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? What would the court say? That DEF Limited is acting as the agent of ABC Limited. एजेंसी में काम चल रहा है, right? And that means despite of both of them being separate entities, the facts of the case are different. There's something else going behind the affairs of the company, right? And the court would say again, this is the case of lifting up of the corporate veil or piercing the corporate veil and saying who is seeing, who is acting as the agent of whom, right? If a subsidiary is formed with the fraudulent objective of carrying out the business through the holding company, then it is a case of lifting up of corporate veil. Are ये बात समझ? A subsidiary cannot be formed with the objective and intention of only acting as the agent. ठीक है, लिखिए. Formation of subsidiaries to act as the agents of the holding company. Formation of subsidiaries to act as the agents of the holding company.
यू फ्रॉम दिस क्लास? वाई यू सो लेट? 10:40 पे आ रहे हो बेटा आप? Agents of the holding company. Cannot allow you, no. To act as agents of the holding company. A company may sometimes be regarded as agent or trustee of its members. A company may sometimes be regarded as agent or trustee of its members and may therefore have deemed to lost its individuality and may therefore have deemed to lost its individuality in the favor of the principal. Here the principal will be liable for the acts of the company. In the favor of the principal, here the principal will be liable for the acts of the company. ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी मानी जाएगी? एबीसी लिमिटेड की और डीईएफ लिमिटेड की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इट वाज एक्टिंग सोली एज अ एजेंट। और जब भी हम एजेंसी की बात करते हैं, लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी की बात करी थी, एजेंसी में जो लाइबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल की होती है, ना कि एजेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर एवरीबडी? देखो, क्लासिफिकेशन अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो वन तो इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, राइट, जो हमने पढ़ा था अभी, जो 10 रुपीज का मैंने एग्जांपल दिया था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट, बोलो, paid up by the amount of paid up share capital। यानी अगर 10 रुपए का पेड अप शेयर है, राइट, और आप इस कंपनी के 100 शेयर खरीदते हो, तो एट एनी टाइम आपको इस कंपनी में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देना। यस, इवन इफ द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, आपको 1000 रुपए से ज्यादा ये कंपनी नहीं मांग सकती, राइट, दैट इज व्हाट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, देयर इज अ सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी विच इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कंपनी आप ये बोल देते हो कि कभी भी ये कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं अपनी तरफ से 5 लाख की गारंटी देता हूं। दैट मीन्स द क्रेडिटर्स can, if they sue the company, what the company owes to the creditors at the time of winding up, I will contribute maximum 5 lakh, right, that is a company limited by guarantee। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया था लास्ट क्लास में। गारंटी क्या होता है? एट द टाइम ऑफ लॉस, राइट, आई विल pay or I guarantee to pay on behalf of the principal debtor। principal debtor कौन है? कंपनी है इस केस में, राइट, कंपनी ओ कर रही है, बट एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप मैं एज अ शेयर होल्डर कहता हूँ कि आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आई गारंटी दैट आई विल पे 5 लाख रुपीज। अब अगर वाइंड अप हो जाती है तो इस अमाउंट से ज़्यादा मुझसे नहीं मांगा जाएगा। क्लियर? दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं कि आप कब ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर मुझे लग रहा है कि अगले महीने कंपनी वाइंड अप हो दी जाएगी और मैं आपको शेयर्स ट्रांसफ़र कर दूँ अपने, कि अब आप 5 लाख रुपए दे देना अगले महीने,
Yes or no? Transferability is there in shares. So what will you do? I have transferred my liability to you and you were unaware about the internal affairs of the company, right? Again, there are provisions to protect these kind of situations. उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, but what I am trying to say is company limited by shares, liability limited to the amount paid upon the shares. Company limited by guarantee, liability limited to the guarantee that was agreed upon at the start of the entering into or at the start of your ownership. ठीक है? And then there are third type of companies. अच्छा, guarantee can only be invoked when the company is at the stage of winding up. ठीक है? वाइंडिंग अप के टाइम पे ही गारंटी इन्वोक हो सकती है. ठीक है? एंड द थर्ड इज अनलिमिटेड कंपनी. अब ऐसी कंपनी के आर्टिकल्स में ही लिखा जाएगा कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. Right? That means your personal assets can also be brought into picture and sold off. Right? That is a unlimited company. You are liable for more than you pay on your shares. You can be liable for the entire amount that the creditors demand from the company at the time of liquidation. There is no limit to your liability. That is unlimited कंपनी. ठीक है? लिखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. Liability of the members is limited to. Liability of the members is limited to any unpaid amount on the shares held by them. Any unpaid amount of the shares held by them. Define the liability of the members of the company is limited to any unpaid amount of the shares held by them. It implies that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute the unpaid amount of his shareholdings. The shareholders may be called upon to contribute the unpaid amount of his shareholdings. Next लिखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. The liability of a member of a guarantee company, liability of a member of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. Is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. थर्ड लिखिए अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी. A company not having any limit on the liability of its members. A company not having any limit on the liability of its members. In such a company, the liability of a member ceases. In such a company, the liability of its members ceases when he ceases to be a member. The liability of a member ceases when he ceases to be a member.
ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कोई भी टाइप की कंपनी है, चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स है, चाहे गारंटी है, चाहे फिर अनलिमिटेड है, इट इज़ मेंशन्ड इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आपके इंटरनल अफेयर्स को गवर्न करते हैं, और MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों में ये चीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है कंपनीज के किस बेसिस पे, द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी दैट द शेयर होल्डर्स हैव। क्लियर एवरीबडी? अगर मैं क्लासिफाई करूं कंपनीज को उसके मेंबर्स के बेसिस पे, यानी एक कंपनी में कितने मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, तो सबसे पहला और न्यूअर कॉन्सेप्ट जो मैं कहूँगी आया है वो है एक OPC का, विच इज़ अ 1 person कंपनी। एंड अगेन वाई हैज़ बीन, अभी तक पब्लिक कंपनीज चलती थी, प्राइवेट कंपनीज चलती थी, 1 person कंपनी क्यों लाया गया? टू एक्चुअली कॉर्पोरेटाइज द बिजनेसेस। यूजली ये देखा गया है कि एक फैमिली में एक जना, मैक्सिमम 2 जना एक बिजनेस चला रहे होते हैं, राइट? हमें लगता है कि कंपनी खोलना एक बहुत बड़ा तामझाम है, राइट? उसके डायरेक्टर चाहिए, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरीज चाहिए, CAs चाहिए। कोई भी कंपनी खोलने के बारे में पहले सोचता था तो बोलता था कि बहुत बड़ा काम है कंपनी खोलना, right? Very there's so much of documentation required, right? There are so many approvals required. With the coming of current government, even the current government is focusing on corporatizing the businesses, right? Decriminalization of acts हो रहे हैं आजकल, क्यों? To empower people to open up companies, राइट? और वो एक कॉन्सेप्ट जहाँ रिफ्लेक्ट होता है विच इज़ 1 person कंपनी, दैट इवन 1 person, you, me, anyone can open up a company by registering under Companies Act of 2013. आपको कोई पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंगल इंडिविजुअल एक कंपनी खोल सकते हो आज जाके बाय इन योर नेम, by registering under the Companies Act of 2013 and receiving the incorporation certificate. ठीक है, that is 1 person company, यानी 1 member, 1 shareholder in 1 person company. ठीक है, और इस 1 person company में of course there is another person who is the nominee, right? That is in case of death or in case of incapacity of the individual, which can be due to any illness, unsound mind or anything, the nominee will act as the member of the company. ठीक है, simply, and again 1 person company is a private company. Of course it is not publicly listed, it does not have transferability of shares. तो 1 person कंपनी कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है? ये प्राइवेट कंपनी के अंडर आएगी। ठीक है, लिखिए 1 person कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 62, सेक्शन 2 क्लॉज 62 of the Companies Act 2013 defines 1 person company as a company which has only 1 person as a member. Define 1 person company as a company which has only 1 person as a member. OPC is a private limited company. With the minimum share capital as prescribed. With the minimum share capital as prescribed.
There is no minimum paid up share capital prescribed as of now. There is no minimum paid up share capital prescribed as of now. There is no minimum paid up share capital prescribed as of now. The memorandum of OPC shall indicate the name of the other person. The memorandum of OPC shall indicate the name of the other person who shall in event of the subscriber's death or his incapacity, who shall in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract become the member of the company, become the member of the company. एक और पॉइंट लिखो, ओनली अ नेचुरल सिटीजन who is an Indian citizen, only a natural citizen who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, only a natural citizen who is an Indian citizen, resident, whether resident in India or otherwise, and has stayed in India for a period of not less than 120 days, and has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year, and has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial years, shall be eligible to incorporate an OPC, shall be eligible to incorporate an OPC. Shall be a nominee for the OPC or shall be a nominee for the OPC. देखिए, अगर एक ओपीसी है, सबसे पहले तो इसका एक मेंबर है और इसका एक नॉमिनी है। बोला गया एक्ट के अंदर कि मेंबर और नॉमिनी बोथ शुड बी नेचुरल पर्सन। सबसे पहले तो नेचुरल पर्सन यानी क्या, अगर मैं एक 1% कंपनी खोलती हूँ, ठीक है, और मैंने अपना नॉमिनी जो है वो एक कंपनी को बना रखा है एबीसी लिमिटेड, यानी मेरे डेथ और मेरे इनकैपेसिटी के बाद एबीसी लिमिटेड विल फंक्शन, तो 1% कंपनी का कंसेप्ट ही फिनिश हो गया, राइट। हैविंग वन मेंबर हु इज अ नेचुरल पर्सन, यानी मैं किसी नेचुरल पर्सन हु इज अ ह्यूमन बीइंग को भी एक मेंबर बना सकती हूँ। वन, सेकेंडली ये शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इनके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, राइट। रेजिडेंट है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, आई कैन बी एन एनआरआई ऑल्सो, राइट, बट आई शुड हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक और रिक्वायरमेंट है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैं कम से कम 120 डेज यहाँ पर रेजिडेंट रही हूँ। ये 3 कंडीशंस है टू बी मेंबर और नॉमिनी। 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट में, वो इसलिए किया गया है ताकि इंडियन सिटीजन्स को अपने बिजनेस को कॉर्पोरेटराइज करने में ज़्यादा प्रोसीजरल दिक्कतें ना हों, राइट।
आपको 1% कंपनी को देयर आर लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस दैट आर गिवन अंडर कंपनीज एक्ट, राइट? तो इसलिए हम लोग ने सिटीजनशिप को मैंडेटरी माना है यहाँ पे, राइट, टू बेनिफिट द इंडियन सिटीजन्स, ठीक है? तो दिस इज 1% कंपनी। अगेन पेड अप शेयर कैपिटल क्या कहा गया? आपकी रिक्वायरमेंट, हम लोग ने वैसे तो पहले पब्लिक कंपनी में भी होती थी 5 लाख की, प्राइवेट कंपनी में भी होती थी मिनिमम रिक्वायरमेंट, अब सारी रिक्वायरमेंट्स को हटा दिया गया। क्यों? टू प्रमोट बिजनेसेस। वी आर वर्किंग ऑन व्हाट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, EODB, यस। क्यों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लोग ने क्या किया? कंपनीज एक्ट का जो वी हैव सिंप्लीफाइड द एक्ट, सिंप्लीफाइड द डॉक्यूमेंटेशंस, डीक्रिमिनलाइज द एक्ट। पहले हर एक केस में, हर एक प्रोविजन में देयर वाज क्रिमिनल पेनल्टी बीइंग इम्पोज्ड। अब आपकी सिविल पेनल्टीज होती हैं पर क्रिमिनल पेनल्टीज बहुत कम हो गई हैं, राइट? सिमिलरली कंपनीज की प्रिस्क्राइब्ड पेड अप कैपिटल, अब बोला गया आप 0 रुपये से कंपनी खोलो, आपको कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पब्लिक कंपनी भी 0 रुपये से खोल सकते हो, राइट? 1% कंपनी, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। पर एक्ट में क्या लिखा गया? द पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, बट देयर इज नो पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ नाउ। लेकिन इन फ्यूचर अगर थ्रू द स्टैट्यूट ऑफ द पार्लियामेंट, थ्रू द एक्ट कोई कैपिटल प्रिस्क्राइब होती है तो वो कैपिटल मानी जाएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ देयर इज नो कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर? 1% कंपनी एवरीबडी। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जहाँ पर प्राइवेट का मतलब क्या है? टू कीप थिंग्स प्राइवेट। यहाँ पे हम लोग पब्लिक से डील नहीं कर रहे, यानी देयर इज नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो अगर मैंने एक प्राइवेट कंपनी खोली किसी और बंदे के साथ तो मैं अपना ग्रुप डिसाइड कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट पब्लिकली इशू द शेयर्स ऑफ माई कंपनी। और प्राइवेट कंपनी के साथ क्या लगता है? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, ठीक है? टू ओपन द प्राइवेट कंपनी मुझे मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, एक होगा तो 1% कंपनी बन जाएगा, ठीक है? तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल नन, ठीक है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नॉट अलाउड, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ कितने? 200। This is the maximum number of members in a private company. अब 200 जिसको पता है वो बताओ, इसको एक्सक्लूडिंग क्या है? इसमें क्या इंक्लूडिंग और क्या एक्सक्लूडिंग है? This 200 does not include the members in the current employment of the company. Suppose मैं आज ABC लिमिटेड की एम्प्लॉई हूँ, ठीक है? एज एन एम्प्लॉई मैंने इस कंपनी के ESOPs होते हैं, राइट? शेयर ऑप्शंस मैंने अवेल कर दिया, मैंने शेयर खरीदा इस कंपनी का। अब जो मेरा शेयर है वो इन 200 शेयर्स में काउंट नहीं होगा। ये जो 200 की लिमिट है वो करंट एम्प्लॉयमेंट मेंबर्स के लिए नहीं है, राइट? तो एक्सक्लूडिंग द मेंबर्स in current employment of the company, excluding the members in current employment of the company, यानी अगर आप एम्प्लॉय हो और आप इस कंपनी के शेयर्स ले लेते हो तो आप उस 200 की लिमिट में नहीं आते, ठीक है? और दूसरा, अगर मैं आज एक मेंबर हूँ, मैं इस कंपनी से चली जाती हूँ, शिफ्ट हो जाती हूँ किसी और कंपनी के अंदर, लेकिन जो मैंने ESOPs अवेल किए थे, जो मेरे पास शेयर्स थे वो आज भी मेरे पास है, तो भी मैं इस 200 की रिक्वायरमेंट में नहीं आती। यानी मेंबर्स हु वर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी बट डू नॉट सीज टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी।
बात समझ आ रही है? एनी डाउट? Members who were earlier in employment of the company but do not cease to be the members or shareholders of the company. अगर मैं 200 शेयर्स, अगर मैं यहाँ पे शेयर खरीदी जब मैं एम्प्लॉय थी, मैंने कंपनी छोड़ दी, मैंने शेयर्स बेच दिए, अब मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ लेकिन फिर मैं शेयर्स खरीदती हूँ तो मैं 200 में आऊँगी। लेकिन मैं प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में थी, मैंने कंपनी छोड़ दी, शेयर्स भी मेरे पास हैं अभी, तो मैं 200 की लिमिट में नहीं आऊँगी। बात समझ आई? लिख लीजिए इस पॉइंट को। द मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में लिखो, मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200, मैक्सिमम 200। The limit of 200 does not include, the limit of 200 does not include A, the persons in current employment of the company, does not include A, the persons in current employment of the company, and B, persons who have A, persons in current employment of the company, B, persons who have formerly been in employment of the company, persons who have formerly been in employment of the company, were members of the company in that employment, were members of the company in that employment, and continued to be members, were members of the company in that employment and continued to be members once the employment ceased, and continued to be members once the employment ceased. ठीक है, प्राइवेट कंपनी समझ आया, राइट। एंड देन देयर इज अ पब्लिक कंपनी जो आप सुनते हो, रिलायंस लिमिटेड और बजाज लिमिटेड, फिनसर्व, यू नो, ऑल दीज आर पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज यानी क्या? द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ज़रूरी नहीं है कंपनीज लिस्टेड हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप इसके शेयर्स खरीद रहे हो ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, राइट। देयर आर अनलिस्टेड कंपनीज ऑल्सो, ठीक है, पर मेन इशू क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो पब्लिक कंपनीज में क्या होता है? देयर इज फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में नहीं होता। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं पब्लिक में? पब्लिक में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड कैपिटल अभी नहीं है, बट व्हाट यू विल राइट इज the minimum paid up capital should be as prescribed by the act. However, right now no minimum capital is prescribed. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।